हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। मैंने अपना आज का वीडियो उन सब लोगों का डाउट दूर करने के लिए बनाया है जो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये मेरे पास यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑफिस ऑर्डर है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से इस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और आप कहाँ से कौन कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जहाँ से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो संविधान में 103वां संशोधन हुआ था 2019 में, 14 जनवरी 2019 से जो फोर्स में आया था, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मतलब गवर्नमेंट है हमारी, आप सरल शब्दों में यह समझ सकते हैं कि 103वां संशोधन आया था 2019 में, और उसके अकॉर्डिंग ही यह प्रोविज़न दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर रिजर्वेशन का। इसमें अब बोला गया है कि 10% रिजर्वेशन दी जाएगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। जो सोसाइटी की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट की सर्विस हैं उनमें क्या मिलेगा, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी टू बी नोटिफाइड ऑन और आफ्टर इशुएंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर तो बात हो गई सिर्फ 10% रिजर्वेशन की सभी गवर्नमेंट जॉब्स में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी है उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, क्वेंटम ऑफ रिजर्वेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द पर्सन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि कैंडिडेट्स हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो जो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, उनको यह बेनिफिट नॉट कवर्ड, वो इस बेनिफिट के अंडर कवर नहीं है। मतलब अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं तो जो 10% की रिजर्वेशन मिलेगी जनरल कैटेगरी वालों को ही मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। यह अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। ये तो हो गई पहली बात। फिर आती है हमारे पास दूसरी बात, क्या है कि क्राइटेरिया ऑफ इनकम एंड असेट्स, कि इनकम के बारे में कि किसी की इनकम जैसे 4 लाख रुपीज से कम है, सिर्फ उन्हीं को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा जाएगा। आई थिंक इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाद में मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि इसको बढ़ा के इसकी लिमिट को 8 लाख कर दिया गया था कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस। अब इनकम शेल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। याद रखना है कि चाहे वो आपकी सैलरी से आपके 4 लाख बन रहे या एग्रीकल्चर से, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मान लो किसी की सैलरी कम है लेकिन अगर उसको एग्रीकल्चर या बिजनेस से बेनिफिट हो रहा है तो अपने आप को गरीब नहीं बोल सकता कि मेरे पास, मैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हूँ सोसाइटी का। अगर उसके पास इनकम 4 लाख से उसके पास इनकम बिलो है वो तभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा। और ये इनकम एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा सभी चीज़ों से जो इनकम हो रही है सभी सोर्सेज से, उसको उसमें इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑल्सो पर्सन्स हुज फैमिली ओन्स और पोजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग असेट्स। असेट्स होता है जैसे संपत्ति है किसी के पास, निम्न में से जो भी संपत्ति है किसी के पास, तो उनको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंडर नहीं रखा जाएगा, एक्सक्लूड, मतलब उनको निकाल दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अब देखिए किसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज, जिसकी रूरल एरियाज में 1 हेक्टेयर एग्रीकल्चर जमीन से ज़्यादा है तो उनको भी, मान लो 1 हेक्टेयर से अगर आपकी कृषि भूमि ज़्यादा है रूरल एरियाज में और 500 मीटर स्क्वायर से जो आपकी भूमि है ज़्यादा है अर्बन एरियाज में, तो आपको इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जा सकता। अगर आप रूरल एरिया के हैं तो 1 हेक्टेयर लिमिट है आपकी भूमि की होनी चाहिए, और अगर आप अर्बन एरियाज के हैं तो 500 मीटर स्क्वायर या इसकी आपके लैंड की लिमिट होनी चाहिए। अगर उससे कम है तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर काउंट होंगे। दूसरी बात आती है, अगर आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट हाउस ऑफ मोर देन 2500 स्क्वायर फीट इन रूरल अर्बन एरियाज,
आपके पास घर या फ्लैट जो भी है वो 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, चाहे रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में। मतलब आपका घर 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा में के एरिए में नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा में आपने अपना घर बनाया है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर नहीं आते हो। फैमिली ऑफ इनकम टैक्स पे, अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो आपके परिवार का है और इनकम टैक्स पे कर रहा है, तब भी आप इस कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं काउंट होते हो। फैमिली ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, अगर आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन एंड ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, तो आपको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई क्या है, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब कोई इम्प्लॉय है, गवर्नमेंट इम्प्लॉय है, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट में या बोर्ड में या कॉरपोरेशन में। ठीक है, अगर वो इनमें से किसी भी जगह में इम्प्लॉय है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही क्यों ना हो। अब जब इस फैमिली में जो संपत्ति है आपकी, वो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी गांव वाली ही जमीन दिखाई किसी को कि हमारे पास तो देखिए गांव में बहुत ही कम जमीन है, तो हम इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपकी शहर में भी जमीन है, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी सारी डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेसेस, सिटीज़, आपकी जहाँ जहाँ भी ज़मीन है या आपकी जहाँ जहाँ भी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसको क्लब्ड, मतलब आपको उसको इकट्ठा करके अपना जो है ईडब्ल्यूएस का स्टेटस आपको डिटरमाइन करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे आपकी मान लो आधा हेक्टेयर ज़मीन कहीं पे किसी और गांव में है और आपके पास हाफ हेक्टेयर ज़मीन किसी और विलेज के अंडर है, तो अब कुल मिला के तो आपके पास 1 हेक्टेयर हो गई। तो या कहीं पे थोड़ी सी आपकी और है और 1 हेक्टेयर से आपके पास ज़मीन ज़्यादा हो जाती है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके पास मतलब सारे के सारी प्रॉपर्टी को क्लब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जो ईडब्ल्यूएस स्टेटस है वो डिटरमाइन किया जाएगा। अब टर्म फैमिली से हमारा क्या मतलब है इस ऑफिस ऑर्डर में, तो फैमिली में इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है कि जो पर्सन है, मान लो आप इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला गया है कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर इनकम टैक्स पे नहीं करता हो या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, तो अब फैमिली में कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे। अब मान लो कि हमारी जॉइंट फैमिली है, जैसे मेरे भैया हैं, तो मान लो उनकी एज मेरे से बहुत ज़्यादा, उनकी एज मान लो 40+ है, तो ऐसा नहीं कि वो भी मेरी फैमिली में इंक्लूड होंगे। इसमें फैमिली में इंक्लूड सिर्फ वो लोग होंगे, सिबलिंग्स, मतलब हमारे भाई बहन जो हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और हमारे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और हमारे अपने पेरेंट्स, और हमारे स्पाउस मतलब पति या पत्नी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो हमें यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फैमिली में किस किस को इंक्लूड किया गया है, एक तो स्पाउस को, एक पेरेंट्स को, और एक भाई बहन वगैरह को, और एक बच्चों को, इन सबको फैमिली में इंक्लूड किया गया है। इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अब जो इनकम का, आपकी इनकम का और असेट संपत्ति का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कौन सी अथॉरिटी करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, से कम का उसका रैंक नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी डब्ल्यूएस क्लेम के लिए आपको कैंडिडेट को प्रूफ दे सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। The crucial date of submitting income and asset certificate by the candidate may be treated as the closing date for receipt of application। मतलब जब आपने इस कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई किया है, मान लो अगर आपने टीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम भरा हुआ है, तो जब आपने लास्ट डेट, जब उसकी क्लोजिंग डेट थी, मान लो लास्ट ईयर 2020 मान लो ये एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल अगस्त 2020 में भरे गए, तो अगस्त 2020, 21 अगस्त 2020 मान लो इसकी लास्ट डेट थी इसको फॉर्म को फिल करने की, टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए 2020 अगस्त 2020 मान लो लास्ट डेट थी। तो आपके पास इनकम और असेट सर्टिफिकेट की जो डेट होगी वो भी आप वही लास्ट डेट मानी जाएगी। मतलब
जब तक वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी, वही क्रूशियल डेट, मतलब वही डेट होगी जो आपको इनकम और असेट सर्टिफिकेट उसी डेट तक आपको मतलब अपना बनवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप बाद में नहीं बोल सकते हो कि हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो इनकम और असेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। अब देखिए, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर क्रूशियल डेट इज फिक्स्ड अदरवाइज, और कई जगह पे क्या होता है लेकिन इस क्रूशियल डेट को फिक्स भी किया जाता है। और अगर कोई EWS का कैंडिडेट है और उसका जो फेक या फाल्स पाई जाती है, उसका जो क्लेम है वो फेक या फाल्स मतलब गलत पाया जाता है, तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। उसको उसकी मतलब पोस्ट जो वहाँ पे उस जॉब कर रहा है, मान लो उसने किसी EWS क्लेम के अंडर उसने कोई जॉब पाली है, तब भी उसको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और विदाउट असाइनिंग एनी फर्दर रीजन, उससे कोई रीजन या विदाउट प्रिजुडाइस मतलब उससे कुछ भी बोलने का, उसको कोई भी रीजन देने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाएगा। और IPC इंडियन पैनल कोड के अंडर भी, इंडियन पैनल कोड जो है तो उसमें भी इसके लिए फेक या फाल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके EWS कैटेगरी का अगर कोई फेक या फाल्स जो सर्टिफिकेट है प्रोड्यूस करता है तो इंडियन पैनल कोड में भी उसके लिए प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि और पोस्ट होती है, मान लो एक सर्विसमैन की पोस्ट है, अगर इस साल जो सीट्स हैं वो खाली रह रही हैं तो नेक्स्ट ईयर भर दी जाएंगी। लेकिन जो EWS में ऐसा नहीं होगा। अगर EWS में जो नॉन अवेलेबिलिटी है सुटेबल कैंडिडेट्स की, उनको EWS वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी वैकेंसी को उसी पर्टिकुलर ईयर में भरना पड़ेगा। और वो बैकलॉग की तरह, जैसे पीछे वाली वैकेंसी आगे आगे तक चलती रहती हैं रिजर्व, वैसे वो काउंट नहीं होंगी। उन पोस्ट को एज अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर फिल कर दिया जाएगा बाय नॉन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा उन जो पोस्ट हैं EWS की, उनको फिल कर दिया जाएगा। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आपका डाउट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेके क्लियर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।